नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजी क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि संस्कृत व्याकरण जो है उसके शुरुआत के अंदर पाणिनि व्याकरण में हमको मिलते हैं 14 माहेश्वर सूत्र, जो कि पाणिनि ने शिव के डमरू से प्राप्त किए थे। इन माहेश्वर सूत्रों को समझाने के लिए पाणिनि ने प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, जो कि प्रत्याहार जो हैं इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में से बने हुए हैं और प्रत्याहारों से ही काफ़ी सूत्र बने हुए हैं जिनसे हमें संधि या अन्य टॉपिक समझने में सहायता मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक भी संधि रहेगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे टॉपिक होगा संधि। ठीक है दोस्तों, अब संधि होता क्या है कि हम सामान्य रूप से हम बात कर सकते हैं कि संधि होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक वर्णों को हम मिला देते हैं या दो या दो से अधिक वर्णों को मिला करके कुछ नया जब हम क्रिएट करते हैं, जब नया कुछ बनाते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि सामान्य रूप से हम जब पढ़ते हैं तो हमको 3 प्रकार यहाँ पर इसके देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से सभी को ये 3 प्रकार तो पता होते ही हैं। ठीक है, एक है स्वर संधि, दूसरा है यहाँ पर व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, तो जब हमारे पास ये 3 प्रकार जब आ जाते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। तो स्वर संधि के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चीज समझनी है कि यहाँ पर स्वर को स्वर से जोड़ा जाता है। ठीक है, स्वर को स्वर से जोड़ा जाए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास व्यंजन। तो व्यंजन में क्या होता है कि सीधी सी बात है, पहले जो होगा वो व्यंजन होगा, मतलब प्रथम वर्ण जो हमारे पास आएगा वो व्यंजन होगा। उसके बाद में या तो कोई स्वर आ जाए या कोई व्यंजन अगर आ भी जाए तो भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि ही होगी। ठीक है दोस्तों, और विसर्ग संधि का ऐसा है कि अगर आपके पास पहले स्थान पर विसर्ग हो और उसके बाद हम जब प्लस करेंगे तब कोई स्वर या व्यंजन आने के कारण यदि कोई परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो संधि होगी उस संधि को हम कौन सी संधि मानेंगे? विसर्ग संधि मानेंगे। विसर्ग को आप ऐसे समझ सकते हो कि विसर्ग जो शब्द के पीछे, जैसे संधि शब्द के पीछे मैंने ये जो 2 बिंदु लगाए हैं, इन 2 बिंदुओं को ही क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, उसका मेन जो टॉपिक होगा वो होगी हमारे पास स्वर संधि। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब स्वर संधि में क्या है, इसको मुख्य रूप से हम वैसे 5 प्रकारों में ही पढ़ते हैं, पर कुछ जगह यहाँ पर इसके हमको 8 प्रकार भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन आप जो है 5 ही पढ़ेंगे पहले। फिर अगर जैसे प्रकृति भाव और जो और भी जो 2 तरीके हैं कि पर रूप और पूर्व रूप, वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। पर पहले मुख्य जो 5 हैं उनके नाम यहाँ पर हम आपके सामने एक बार रखेंगे। पहली जो संधि होगी उसको हम कहते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है, सवर्ण दीर्घ। और दूसरी जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? यण संधि। ठीक है दोस्तों, और तीसरी जो है उसको हम कहेंगे गुण संधि। ठीक है, और चौथी जो है उसका नाम है वृद्धि संधि। ठीक है, और 5वीं और जो अंतिम हम जो पढ़ने, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, उसका नाम है अयादि संधि। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया है कि जब 14 माहेश्वर सूत्र बनते हैं तो उनके बाद हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? प्रत्याहार के बारे में बात करते हैं। और इन प्रत्याहार सूत्रों से ही हम संधि को यदि समझते हैं तो संधि बहुत ही इजी हो जाती है, क्योंकि इन प्रत्याहारों से हमने सूत्र बनाए हैं
और सूत्र जो है उनसे हमको संधि समझने में काफी आसानी रहती है। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे जो संधि है उसको हम यहां से शुरू कर लेते हैं। सवर्ण दीर्घ संधि। ओके दोस्तों, इसका एक सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है दोस्तों, अकह सवर्णे दीर्घ, ये इसका एक सामान्य सूत्र है। अब देखिए यहां पे जो अक दिया हुआ है, इस अक का क्या मतलब होता है, यही एक यहां पर हमारे पास प्रत्याहार होता है। इस प्रत्याहार को हम समझेंगे कि जब माहेश्वर सूत्र हम पढ़ते हैं तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, ई, उ और री, ये चार वर्ण, अ, ई, उ और री। अब इनके यदि बड़े रूप की हम बात करें तो वो इसी के अंदर हम उनको काउंट करेंगे। अ के स्थान पर आ हो सकता है, ई के स्थान पर बड़ी ई, और उ के स्थान पर बड़ा उ भी हो सकता है, और री के स्थान पर संस्कृत में बड़े री भी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों इसके स्थान पर भी हो सकते हैं। अब संधि की कंडीशन में हमको एक प्लस देखने के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक प्लस होगा, प्लस के इस तरफ एक वर्ण होगा और इस तरफ एक वर्ण होगा। अब सवर्ण दीर्घ की जो कंडीशन है वो ये कहती है कि सवर्ण यानी कि समान वर्ण होना चाहिए। मतलब अ के बाद अ या आ हो सकता है, ई के बाद ई या ई हो सकता है, उ के बाद उ या उ हो सकता है, री के बाद री या री हो सकता है, पर कोई भी एक दूसरे का स्थान नहीं लेगा। जैसे अ के बाद ई नहीं हो सकता, उ नहीं हो सकता, री नहीं हो सकता, अ के बाद केवल आ हो सकता है या फिर स्वयं अ हो, बस। इसी तरीके से बाकियों के साथ भी होगा। जैसे देखिए, अब दोनों जगह यदि समान स्वर आ जाए, मान लीजिए इधर भी ई है और इधर भी ई है, तो हमेशा संधि का नाम ध्यान में रखना है कि संधि का नाम है हमारे पास दीर्घ, यानी कि जो बड़ा वाला रूप होगा दोनों के स्थान पर बनाना, एक के स्थान पर नहीं बल्कि दोनों के स्थान पर जो बड़ा वाला रूप होगा उसी को बनाना है। अगर नहीं भी दिया हुआ हो तो भी हमको बड़ा वाला रूप बनाना है। ठीक है, जैसे देखिए यहां तो मैंने बड़ा वाला रूप देख के बना दिया कि यहाँ पे बड़ा ई है, लेकिन मान लीजिए यहाँ छोटा उ हो और इधर भी छोटा उ हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्थान पर वैसे दिया हुआ तो नहीं है कि बड़ा रूप क्या है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने स्वयं के विवेक से इसको यहाँ पर बड़े वाला उ में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए सवर्ण दीर्घ की बात। अब इनको उदाहरण से अगर हम समझें तो उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है हमारे पास, जैसे मैंने कहा यथा प्लस अपि, संस्कृत में प्लस को हम धन बोलते हैं, तो यथा धन अपि भी हो सकता है और यथा प्लस अपि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास आ की मात्रा है और इधर अ है, दोनों सवर्ण हैं, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हम दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, जो बड़े वाला रूप होगा उसको बना लेंगे। ठीक है, आ की मात्रा, तो यहां पर यह है, थ है, आधा थ होता है जिसमें से आ बाहर निकल गया था, लेकिन अब आ ही बन रहा है, इसलिए वापस से मात्रा आ की, और इधर वाला अ हमने यहां नीचे ले लिया था, इसलिए केवल पी ही इसमें जोड़ेंगे। तो ये हुई कंडीशन किसकी, सवर्ण दीर्घ संधि की। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड नंबर पर हमारे पास आती है यहां पर जो कि हम पढ़ना चाहेंगे, वो है यण संधि। ठीक है दोस्तों, अब यण संधि में क्या होता है कि यण संधि में क्या होता है कि थोड़ी सी कंडीशन आपको देखनी है, यहाँ पे समझनी है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यण प्रत्याहार होता क्या है। यण प्रत्याहार में य, व, र और ल, ये चार वर्ण यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलते हैं यण प्रत्याहार में। ठीक है, और इस संधि का जो सूत्र है वो भी इससे रिलेटेड है। यहां पर बोला जाता है कि इको यण अचि,
ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रत्यार हमको देखने के लिए मिलते हैं, इको, यण, अचि। तो इसमें है 3 प्रत्याहार, पहला है इक, दूसरा है यण और तीसरा है अच। इक मतलब ई, उ, री और लृ। संस्कृत में एक वर्ण होता है लृ, तो ये लृ वर्ण भी यहाँ पर काम में आएगा। और यहाँ पर क्रमशः इनके स्थान पर परिवर्तन होगा। ई के स्थान पर य बन जाएगा, लेकिन आधा होगा, ठीक है। उ के स्थान पर व बन जाएगा, ये भी आधा होगा। री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल। ये चारों वर्ण आधे आधे करके बनेंगे, मतलब इनमें स्वर नहीं होगा, केवल व्यंजन वर्ण ही यहाँ पर काउंट किया जाएगा। देखिए, और अच में आ गए आपके बाकी के सभी स्वर, यानी कि सभी जितने भी स्वर हैं संस्कृत में वे सभी अच के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अच प्रत्याहार में आपके सभी स्वर आ जाते हैं। अब देखिए सूत्र क्या कहता है कि इक के स्थान पर यण होगा, मतलब इक ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों के स्थान पर ये वाले 4 वर्ण होंगे, य व र ल। य व र ल संस्कृत में य व र ल होते हैं, जबकि हिंदी में य र ल व होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्रम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे य व र ल है, ठीक है। ये कब होंगे? जब ये जो इक प्रत्याहार होगा इसके बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन ध्यान रहे, यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, होना चाहिए केवल कोई असमान स्वर। पहली संधि में हमने पढ़ा कि समान स्वर हो, और इस संधि में हम क्या पढ़ेंगे कि यहां पर कोई ना कोई असमान स्वर होना चाहिए। जैसे एक सबसे फेमस उदाहरण मैं आपको बता दूं, सु प्लस आगतम। देखिए ये क्या है, इधर ऊ का साउंड है, इधर आ, यानी आ का साउंड है, ठीक है। दोनों एक जैसे तो नहीं है ना, दोनों सवर्ण तो नहीं है। ये ऊ है और वो आ है, आ के स्थान पर अ यदि होता तो भी ये सवर्ण नहीं होगा। ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ, दोनों एक तरफ होते, मतलब ऊ दोनों प्लस के, इधर भी ऊ और उधर भी ऊ, तो सवर्ण हो जाते, और सवर्ण होने पर सवर्ण दीर्घ संधि होती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है, इसलिए हम ऊ और आ इनको दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि हमको जब परिवर्तन करना है वो दोनों के स्थान पर नहीं करना है, केवल पहले के स्थान पर ही परिवर्तन करना है। तो ऊ का परिवर्तन करके हम क्या कर देंगे, आधा य कर देंगे, उसमें जब आ जोड़ेंगे, सॉरी ऊ के स्थान पे व होता है तो हम यहाँ पे व करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऊ के स्थान पर व करेंगे और जब आधा जुड़ जाएगा तो वा हो जाएगा, यानी कि ऊ और इसका जुड़ के वा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बचा क्या था, जब आधा स बचा ऊ निकलने के बाद प्लस ये वा, ठीक है। और इधर आगतम में से आ तो चला गया नीचे, लेकिन बच गया गतम, तो प्लस करेंगे गतम। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्वागतम। ओके दोस्तों, तो यहां तक का तो हमारे समझ में आ गया है कि यण संधि में कंडीशन क्या होती है। लेकिन एक और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि ये री वाले जो उदाहरण आते हैं ना, इनमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। तो एक बार देख लीजिए, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। अब इसका क्या बनेगा, ये देखिए यहां पर क्या है और यहां पर क्या है। यहां पर है हमारे पास री वर्ण, री वर्ण प्लस री के बाद है आ, समान तो नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, यहां पर भी संधि करनी है। तो री हुआ तो र बनेगा, जैसा कि हमने पहले यहां पे बात की थी कि री के स्थान पर र बनता है, और र में आ जोड़ेंगे तो बराबर क्या बना, सॉरी र और आ मिलके क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसको ऐसे समझिएगा, पी है हमारे पास, फिर त भी है हमारे पास, त आधा बचा था क्योंकि इसमें से री इधर हमने निकाल लिया था। अब पी त फिर प्लस रा करेंगे, प्लस आज्ञा का आ तो नीचे आ गया, केवल ज्ञा बचा, तो यहाँ पर ज्ञा जोड़ लेंगे। अब देखो दोस्तों, जब ये जुड़ेगा तो पी तो रहेगा, त जो ये है इसमें जब रा जुड़ेगा तो ये त
जो है इसका परिवर्तन करके हम क्या कर देंगे, एक संयुक्त वर्ण आता है त्र, तो पित्र बन जाएगा और आ की मात्रा इसके जुड़ जाएगी और ये लास्ट वाला ज्ञा भी पीछे लग जाएगा। तो इस तरीके से हमको बनाना है। तो इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा कि इस तरीके के उदाहरण इस तरीके से बनेंगे। ओके दोस्तों, तीसरी संधि हमारे पास कौन सी आती है? तीसरी संधि है गुण संधि। ठीक है दोस्तों, अब गुण संधि को और नंबर 4 पे है हमारे पास वृद्धि संधि। इन दोनों को एक साथ ही हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो आपको इन दोनों को एक साथ ही समझना ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, गुण संधि में सूत्र क्या है? अदेंग गुणः। ठीक है दोस्तों, और इधर सूत्र है वृद्धि रा दैच, यानी कि इनको अलग अलग करेंगे तो होगा वृद्धि प्लस आत और एच, सॉरी ये च है यहाँ पे एच। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं इधर लिख देता हूं, ये है एच। ठीक है, ये भी क्या है? प्रत्याहार है। तो इधर तो क्या है? एक ही प्रत्याहार है अत, और उसके बाद वापस से जुड़ रहा है एंग, एक मात्रा है इसलिए एंग है, ये प्रत्याहार अलग है। अब देखो, अत और एंग इन दोनों से ही क्या बनेगा? गुण संधि बनेगी। देखिए कैसे, अत का मतलब हो गया केवल अ साउंड। ठीक है, यानी कि अ का जो स्वर है वो केवल। ठीक है, और एंग का मतलब हो गया ए और ओ, ये दो चीजें। अब ये दोनों को ही हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। लेकिन कंडीशन देख लीजिए होगा कैसे। इसकी पहली कंडीशन तो ये है कि अ के बाद यदि ई उ री और री आ जाए तो हम क्या कर देंगे? ए और ओ तो करते ही हैं, इसके ई के स्थान पर तो ए कर देना है, उ के स्थान पर ओ कर देना है, और री के स्थान पर अर हो जाएगा। ठीक है, और री के स्थान पर यहां पे अल, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये वाली एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ऐसी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक एक्सेप्शन है, कि पहले आपको अ की जगह आ मिल जाएगा और इधर वाले जो स्वर हैं वो ये वाले ना मिलकर आपको ये वाले मिलेंगे। सॉरी, ये नहीं, यही मिलेंगे ई। सॉरी, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको इधर आ मिलेगा, जो कि एक एक्सेप्शन सिचुएशन है, और इसके बाद ई उ री और री भी अगर मिलते हैं तो वही 4 वर्ण वापस से बनेंगे जुड़ने के बाद, लेकिन बनेंगे दोनों के स्थान पर, मतलब दोनों ही एक साथ जुड़ के फिर आगे बनेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने कहा महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। तो देखो यहां जो आ है, ठीक है, और यहां जो ई है, इन दोनों को जोड़ के हम क्या बना देंगे? ए बना देंगे। इधर देखो, इधर छोटा वाला ए है, आई नहीं है, इसलिए यहां पर जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? महेश। ठीक है दोस्तों, और जो ये वाली जो कंडीशन है वृद्धि रादेच, तो आत का मतलब तो हो गया आ, और ऐच का मतलब हो गया आई और औ। ठीक है दोस्तों, अब कंडीशन ये रहेगी कि अगर आ के बाद ई उ री और री यदि आ जाते हैं तो हम क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे यहाँ पे? क्रमशः ई के स्थान पर तो बड़ा आई हो जाएगा, उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा,
री के स्थान पर स्वर जो है उसको बड़ा कर दो, अ था आ करके र लगा दो, आर हो जाएगा, क्योंकि पहले अर था और अब आर हो जाएगा। फिर इधर री में जिधर अल था तो इधर आ कर दो और ल लगा दो, आल हो जाएगा। अब देखिए ये है आपकी कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2 जो है उसके अंदर आपको कभी कभी ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि पहले अ होगा प्लस ये चारों ना होकर ए या ओ या री या री, डायरेक्ट अगर अ के बाद भी अगर आपको मिल जाए ये चारों वर्ण तो भी वहां पर हमको क्या करना है, वृद्धि ही करनी है। मतलब ए के स्थान पर बड़ा आई हो जाएगा और ओ के स्थान पर औ, री का आर और इसका आल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे उदाहरण है एक मैं आपको दिखा देता हूं, अद्य प्लस एव। ठीक है दोस्तों, इधर क्या है, अ है और इधर क्या है, ए है। कंडीशन कौन सी है, सेकंड वाली, मतलब बनेगा क्या, आई बनेगा और रूप इधर इसका रूप क्या बन जाएगा, अद्येव। ठीक है दोस्तों, यहां पे रूप बन जाएगा अद्येव। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तो हम केवल इतने ही पढ़ेंगे और बाकी की संधियां हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जो कि कुछ ही दिनों में आपको चैनल पे मिल जाएगा, और या फिर चैनल के ऊपर आप चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अगर आप लेट वीडियो को देख रहे हैं तो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, हार्ड वर्क कीजिए लेकिन स्मार्ट वर्क या स्मार्ट तरीके में कीजिए, तो ज्यादा जल्दी सक्सेस आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।